हेलो नमस्कार दोस्तों। इन दिनों वैसे तो आप लंबे समय से जो है यूकेपीएससी की भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही आयोग ने एक के बाद एक 2 बड़ी अधिकारी स्तर की जो है महत्वपूर्ण भर्तियां जो है जारी कर दी विज्ञप्ति। पहली है ईओ अधिशासी अधिकारी और दूसरी है सबसे महत्वपूर्ण दूसरी जो इसका आप सब लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वह है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। और दोस्तों इन दोनों ही भर्तियों का जो है एग्ज़ाम जो परीक्षा तिथि परीक्षा डेट जो है वो लगभग आसपास ही है, जिस कारण से अब होता असमंजस में पड़ गए हैं कि इन दोनों की एक साथ तैयारी कैसे की जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम के कारण से दूसरे एग्ज़ाम को छोड़ना का निर्णय लें, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही जो ये भर्तियाँ हैं ये दोनों ही एक बहुत अच्छी भर्तियाँ हैं जो कि काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिलेगी आपको। तो इसलिए आप ये कभी नहीं सोचिएगा कि दोनों में से एक की तैयारी करें और एक की को छोड़ ही दें, क्योंकि दोनों के सिलेबस में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। एक में हिंदी है तो दूसरे में रीजनिंग को विशेष महत्व दिया गया है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एक को छोड़ें, ये समझदारी भरा निर्णय नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम यही बात करेंगे कि आखिर इन दोनों जो एग्ज़ाम है इन दोनों को एग्ज़ाम को एक साथ इनकी तैयारी को किस तरीके से किया जा सकता है। इसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करेंगे कि ये आपके लिए सबसे बेहतर एक विकल्प हो सकता है जो कि आपको निश्चित रूप से मदद भी करेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ईओ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और दूसरा है आरओ इसका एग्ज़ाम लेवल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों एग्ज़ाम लेवल में जो भी आपका एग्ज़ाम का लेवल जानने के लिए हम कई सारे फैक्टरों को देखते हैं, जैसे कि किस किस सब्जेक्ट का कितना उसमें रोल है और किस सब्जेक्ट को आप किस सब्जेक्ट का आप समय दें, और समय भी दें तो कितना समय दें, और उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है, और क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे स्ट्रेटजी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इन्हीं सब को मिला जुला कर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना पहला सवाल का इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसका जो लेवल की बात है, इसका लेवल निश्चित रूप से जो है पिछले पेपरों की तुलना में देखें यूकेपीएससी के, तो इसका लेवल को एग्ज़ाम का पेपर का अप रहने वाला है, थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो आपने पिछले पेपर में देखा होगा कि जो आयोग के क्वेश्चंस रहते हैं उसकी जो फ्रेमिंग का जो लेवल रहता है, लैंग्वेज रहती है या एक स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चंस का, वो एक थोड़ा सा मॉडरेट टू सिंपल लेवल का देखने को मिलता है। जबकि आपने देखा होगा जिन अभ्यर्थियों ने यूपीपीसीएस या यूपीएससी के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एनालिटिकल टाइप के रहते हैं। जिस क्वेश्चन में उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन से कथन सत्य मतलब इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन वो ऑप्शन वो दिए जाएंगे विकल्प। तो 4-5 जो उसके कथन रहेंगे उनमें सब में अलग अलग एक कथन रहेगा, कोई सही होगा कोई गलत होगा कोई गलत सही है ना। तो उनमें से आपको विकल्प में जो ABCD के ऑप्शन आते हैं उसमें से दिया जाएगा कि ए सही है, B सही है, C D सही है या D सही है। तो इस तरह के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको 5 जो कथन दिए होंगे तो वो आप तभी सही कर सकते हो जब आपको पाँचों में 5 नहीं भी पता है, लेकिन रिजल्ट करने के लिए आपको सहूलियत के तौर पर आपको कम से कम 3 या 4 को तो पता ही होने चाहिए, तभी जाके आप जो है आंसर के करीब पहुंच पाओगे, सही विकल्प के करीब पहुंच पाओगे। अगर आपको सिर्फ एक ही कथन के बारे में पता है कि ये आपको जानकारी, इसके बाकी 4 के बारे में नहीं पता है, तो आप इसका आंसर मतलब सही विकल्प के जो सही आंसर होगा उसके आसपास आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो यानी कि कुल मिलाकर है कि एक आपको जवाब देने के लिए आपको 4-5 तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए, 4-5 अलग अलग उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जब भी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो तो वनडे एग्ज़ाम के लेवल का मत पढ़िए, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हल्का बेसिक डीप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, ताकि इस तरीके जो भी क्वेश्चन हो तो आपको सही विकल्प चुनने में आसानी रहे, आप रिजेक्ट कर सको, जो भी आपको गलत लगता है उसको रिजेक्ट करके सही आंसर का आप करीब करीब पहुँच सकते हैं आसानी से। दूसरा हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब पटवारी का जो एग्ज़ाम का लीक होने का मामला आया तो उसके बाद से आयोग ने जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो डिलीट कर दिया था। इसके बाद से नए क्वेश्चन फ्रेम किए गए और एक मतलब नयापन थोड़ा सा देखने को मिला क्वेश्चनों में।
एक तो ये है कि पिछले आपके एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पेपर आते हैं उसके से अलग ही रहेगा, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिसका जो लेवल रहेगा दोस्तों, वो लेवल जो है आपका अब यूकेपीएससी का लेवल जो रहता है अप होने जा रहा है लगातार। इसका मुख्य कारण ये है कि अब जो यूकेपीएससी ने फैकल्टी की बात करें, फैकल्टी जो है नई एक्सपर्ट लाया है यूकेपीएससी, और नई जो एक्सपर्ट्स हैं ये दूसरे स्टेटों से आते हैं, जिस कारण से इनका जो एक्सपीरियंस रहता है दूसरे आयोगों में भी इन्होंने काम किया रहता है, तो इनका जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है ये नए क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और उसका लेवल भी जो है दूसरे स्टेट या यूपीएससी के लेवल का देखने को मिल सकता है। और एक और बात ये भी है कि जो अभी तक एग्ज़ाम यूकेपीएससी कराता आया है वो मेन तौर पे जो है UKSSC के एग्ज़ाम थे, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट अकाउंटेंट या और भी जो भी एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों जो ये वाला एग्ज़ाम है EO और RO का, ये यूकेपीएससी का अपने भर्ती का एग्ज़ाम है, इसकी भर्तियाँ यूकेपीएससी ही करवाता है, इसलिए जो है यूकेपीएससी इन एग्ज़ाम को बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल पे पेपर बनाने की सोचेगा, इतना तो तय है। और आपने देखा होगा कि जो UKSSC का भी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसका लेवल एक अच्छा लेवल देखने को मिला था, उसमें भी एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन और फ्रेमिंग का जो लेवल था वो एक स्टैंडर्ड वाला लेवल था। तो जाहिर सी तौर पर जब UKSSC भी अपने ढर्रे पर नई तरीके से चीज़ों को शुरू कर रहा है, तो यूपीएससी तो वैसे ही स्टेट का एक आदर्श आयोग है, तो उसको तो निश्चित रूप से जो है पेपर का स्टैंडर्ड UKSSC से और ऊपर करना होता है। तो इसलिए जो है इस बार एग्ज़ाम पेपर में जो है काफ़ी कुछ नयापन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप पिछली बार जो RO का जो एग्ज़ाम पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी बिल्कुल ना करें। आप अगर किसी एग्ज़ाम पेपर को फॉलो करना चाहते हैं तो UPPSCS या BRPCS या MPPCS के एग्ज़ाम वो पेपर को जो पैटर्न रहता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग का लेवल रहता है, उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद रह सकता है आपके लिए। और दोस्तों दूसरा इसमें है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। टाइम मैनेजमेंट में आपको पता ही है कि हम RO की बात करें तो RO में तो आप देख सकते हैं कि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। 150 क्वेश्चन में भी जो 100 तो GS के हैं और उसमें 50 रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग में आपको पता है कि एक क्वेश्चन भी अगर आपको उलझा दे तो कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक भी खींच लेता है, क्योंकि उसको आधे अधूरे में आप छोड़ने की स्थिति में नहीं रहते हो। अब आप सोचते हो कि जब मैंने इसको टाइम नहीं दिया है तो क्यों ना पूरा ही करूँ, और ऐसे करके आपसे आंसर नहीं निकलता है तो आप उसमें समय व्यर्थ करते चले जाते हो, और अंततः कहीं बार देखने को मिलता है कि वो आंसर भी आपसे नहीं हो पाया, और अंततः आप उसको छोड़ने में ही भलाई समझते हो और वो ना क्वेश्चन हो पाता है और समय बर्बाद हो जाता है आपका। तो इसी तरह से कहीं क्वेश्चन जानबूझ के आयोग देता है उलझाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए जो इसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, तो ये भी एक इसमें बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों और इसमें EO और RO का जो परीक्षा का सिलेबस है उसमें जो है दोस्तों EO की बात करें तो हम उसमें हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं 100 नंबर का है, तो दोस्तों ये हिंदी, और इसी तरीके से RO में बात करें तो रीजनिंग 50 नंबर का है। तो इन दोनों पेपर में हिंदी और रीजनिंग एक निर्णायक भूमिका में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हिंदी और रीजनिंग दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और मेन बात है कि आप इसको आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका लेवल तो अप रहने वाला है, ये तो हो गई लेवल की बात। अब हम दूसरी बात करेंगे इसमें कि इनकी एक साथ तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि EO और RO का जो टाइमिंग है, एग्ज़ाम की टाइमिंग है, वो काफ़ी नज़दीक है, जिस कारण से अधिकतर अभ्यर्थी जो है असमंजस में कि अब एक साथ कैसे करो। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको किसी तरीके से जो है इसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ऐसा होच पोच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ी ही समझदारी के साथ, शांत स्वभाव से, बिल्कुल एक अच्छी समझ के साथ आपको ये सब तैयारी करनी है इसकी। अब बात आती है आप कैसे करेंगे, हम बताते हैं आपको। दोस्तों EO और RO की पहली बात है कि आपको इन दोनों के सिलेबस में अंतर आपको पता होना चाहिए। अंतर की बात करें तो EO में आप देख सकते हैं कि 100 नंबर की हिंदी है, जबकि RO की बात करें तो उसमें 50 नंबर की रीजनिंग दी गई है। ये दोनों इसमें अलग अलग सिलेबस में जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, पेपर का सिलेबस है, उसमें यही अंतर है सबसे बड़ा। तो और हम समानता की बात करें तो EO और RO के सिलेबस में जो आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, उत्तराखंड संबंधी प्रश्न और करंट अफेयर्स, ये सब GS के टॉपिक जो हैं, सब्जेक्ट हैं, ये सब इसमें सेम है। तो दोस्तों अब आपको करना ऐसा है कि आपको GS को अच्छे से समय देना है। उम्मीद है कि जो भी अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की और एग्ज़ामों की, उनका GS तो ऐसे कंप्लीट ही होगा, लेकिन जिनका कंप्लीट उन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है, और जो अभी शुरुआती तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको GS में सबसे अधिक समय देना होगा।
जीएस को गंभीरता से लें। और इसके अलावा जो बात है, अब बात करेंगे ईओ। सबसे पहले दोस्तों ईओ का एग्ज़ाम है 26 नवंबर के आसपास, जैसा कि आपको भी पता ही है। तो इसमें सिलेबस में अलग है हिंदी 100 नंबर का है। तो दोस्तों आपको करना ऐसा कि आपको जीएस को तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, लगभग 80% 70% के आसपास आपको जीएस को पूरा समय देना है, क्योंकि जीएस का इसमें जो है वेटेज हैवी है। बाकी बात करेंगे हिंदी की, हिंदी भी 100 नंबर का है। तो ईओ में हिंदी का भी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हिंदी को आपको डेली का 1 से 2 घंटा देना है। जिनकी हिंदी थोड़ा सा बेसिक जिसका क्लियर है उनको 1 घंटा भी अगर दें टॉपिक वाइज तो काफ़ी है, लेकिन जिसका थोड़ा बेस कमज़ोर है उसको कम से कम 2 घंटे के आसपास उसके लिए पर्याप्त है। रोज़ाना 2 घंटे दें, बाकी जीएस को 70% टाइम दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है ईओ की जो एग्ज़ाम तक है इसी पैटर्न को फॉलो करें। और जिसका साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको कंप्यूटर और साइंस को भी निरंतर मतलब आधा घंटा तो लगभग डेली का डेली देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पोर्शन को भी आप 10-15 नंबर का जो भी पोर्शन रहेगा उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों आप इसी पैटर्न को फॉलो करो। जीएस 70% आधा घंटा कंप्यूटर साइंस को दे दीजिए, और बाकी 1 से 2 घंटा आप हिंदी को दीजिए लगातार। तो जब ईओ का हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये करना है कि हिंदी को थोड़ा सा साइड रख दीजिए और हिंदी के बजाय आप रीजनिंग को ले लीजिए। रीजनिंग को लगातार 1 से 2 घंटे के आसपास सुबह शाम 1 घंटा उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जीएस को लगातार चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा उसमें शामिल कर सकते हैं आधा 1 घंटा के आसपास। तो दोस्तों जो आपका शेष समय बचेगा आरओ का लगभग 16-17 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम है। तो वही आपको जो 18-20-22 दिन बचेंगे वो आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। रीजनिंग लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग में इतना टफ कुछ नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है लगातार। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी कि जिन अभ्यर्थियों ने रीजनिंग नहीं की है कभी, तो वो अभी से रीजनिंग को 1 घंटा मतलब कंटिन्यू देते रहें, क्योंकि रीजनिंग में बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसी में टाइम लगता है, उसके बाद तो आप सब प्रैक्टिस को करवाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना सिलेबस को पूरा कर सकते हो और एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ। तो अब बात करते हैं कि क्या होनी चाहिए रणनीति। दोस्तों रणनीति की बात करें तो हमने जैसे बताया ही है कि जीएस को अच्छे से समय दें, साथ ही हिंदी को भी रोजाना 1 से 2 घंटा पढ़ें। 2 घंटे से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है हिंदी को। ईओ का एग्ज़ाम होने के बाद हिंदी के बजाय रीजनिंग का समय दें। जिन अभ्यर्थियों ने रीजनिंग नहीं पढ़ी उन्हें भी रीजनिंग को रोजाना समय देना चाहिए अभी से, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है वो सिर्फ ईओ के एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत रीजनिंग शुरू कर दें। आरओ में रीजनिंग ही डिसाइड फैक्टर होगी दोस्तों, क्योंकि 2 घंटे में जीएस के 100 व रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको रीजनिंग को ईओ के बाद जो है लगातार बहुत सीरियसनेस के साथ प्रैक्टिस करनी है उसकी, क्योंकि रीजनिंग ही आपका जो है 2 घंटे का समय है, उसमें आधा समय रीजनिंग ही ख़राब कर सकता है। और रीजनिंग के चक्कर में आप रीजनिंग ही नंबर भी दिलवाएगा आपको, लेकिन रीजनिंग ही समय भी ख़राब करेगा। और समय ख़राब होने के कारण जो आपका 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे जीएस के, वो भी आपके छूटने का बहुत संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों इसको और एरो में कुल मिला के टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और रीजनिंग जिसकी स्ट्रांग होगी वही पेपर लगभग निकालने में कामयाब रहेगा। इसलिए रीजनिंग के लिए अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इससे हल्के में ना ले। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट और रीजनिंग की प्रैक्टिस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पीसीएस की तैयारी करने वालों। दोस्तों इसमें दोनों एग्ज़ाम पढ़े हैं ये एक के बाद एक। तो दोस्तों ये दरअसल जो पीसीएस की पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत अच्छा एक मौका है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। जैसे कि आयोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, उनको वो भी समझ आएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है कि किस तरीके से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, कैसे क्या पेपर आता है। अपनी तैयारियों को भी ऊपर रख सकते हैं। और पहली बार जो पीसीएस देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जिसका फ़ायदा वो पीसीएस के एग्ज़ाम में उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक संकोच रहता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं। एक्साइटमेंट भी रहती है लेकिन एक डर भी रहता है। तो इस डर को दूर करने के लिए इन दोनों एग्ज़ामों में अच्छे से तैयारी कीजिए। हालांकि आपको ये समय पर्याप्त नहीं मिल होगा आपके लिए तैयारी के लिए, लेकिन जितना भी समय है उसका अच्छे से लाभ उठाइए और अपनी तैयारियों को अच्छे से मजबूत कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। और इसमें जो भी कमी आपकी रहेगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसको आप पीसीएस के एग्ज़ाम में अवश्य लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और जल्दी मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ हिंदी का जो हमारा सिलेबस है ईओ का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उसकी जो यूनिट है 10 यूनिट में उस पर एक करके यूनिट को पूरा करूँगा, ताकि आपको हिंदी में 100 में से कम 70-80 मार्क्स तक आपके कंप्लीट किए जाएँ। तो दोस्तों
बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।